इनसे मिलिए। श्रोताओं नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज आपकी मुलाकात होगी सुविख्यात कैरिकेचर आर्टिस्ट निर्मिश ठाकर से। इनसे बातचीत की है अमरकांत दुबे ने। तो आइए सुनते हैं ये दिलचस्प बातचीत। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। इनसे मिलिए प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज स्वागत कर रहे हैं देश की एक ऐसी हस्ती का, देश के एक ऐसे कलाकार का जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। वो कैरिकेचर आर्टिस्ट भी हैं, वो व्यंग्य लेखक भी हैं, वो नाटक भी लिखते हैं, वो गजल भी कहते हैं। अब क्या क्या खूबियां आपको गिनवाऊं, बहुत से कीर्तिमान उनके नाम पे दर्ज हैं। अब इन सारी बातों को अगर मैं खुद कहने लगूं तो ये जो 15 मिनट का समय हमारे पास है वो इसी में निकल जाएगा। तो क्यों ना सीधे उस बहुमुखी प्रतिभा के धनी निर्मिश ठाकर से ही क्यों ना बात कर ली जाए। बहुत बहुत स्वागत है निर्मिश जी। नमस्कार, विविध भारती परिवार की ओर से आपका। थैंक्स अ लॉट अमरकांत जी। मैं तो अभी रोमांचित हूँ कि बरसों से आपको सुनता आया और आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो एक गौरव की बात है। विविध भारती को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। तो निर्मिश जी, जैसे मैंने आपकी कई प्रतिभाओं की बात की, तो उन प्रतिभाओं के बारे में एक संक्षिप्त में अगर आप बताएं कि क्या क्या करते हैं आप। अमरकांत जी, ऐसा है कि मैं एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया। मैंने पापा भी 16 साल की उम्र में खो दिए। घर में खाना नहीं था, गोडाउन में मजदूरी करता था मैं, और अपनी गलतियों में से सीखते सीखते मैं आगे बढ़ा। तो कोई सिस्टमेटिक ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन एक कुदरत का ही हाथ कह लीजिए कि मुझे पता नहीं, कार्टून्स बहुत अच्छे लगते थे। और उस जमाने में बच्चों के लिए जो गुजराती जगमग करके एक आता था, तो वो उसके लिए घंटों घंटों में खड़ा रहता था कि अखबारों के साथ वो न आए तो कभी बोले कि भाई अभी 2 घंटे खड़े रहो, तो साइकिल लेके जाता था। बहुत छोटा था, लेकिन वो पढ़ पढ़ के मेरी जो है कल्पनाएं खिली खुली, और उसमें से लगा कि नहीं, पात्र कैसे निकलते हैं, क्योंकि आप स्टोरी भी पढ़ेंगे और किसी और ने इलस्ट्रेशन किया हुआ है। तो धीरे धीरे करके मैं खुद ही समझता गया। कोई गुरु नहीं था मेरा। ये तो बड़े कमाल की बात है ना कि आपके जो कैरिकेचर्स हैं, आपके बनाए हुए जो कई में तो आपने खुद लेखन भी किया है। ये सारा देखने के बाद लगता है कि ये एक मंझा हुआ कलाकार है जिसने बड़ी तालीम हासिल की है और सब कुछ करने के बाद शायद यहाँ तक पहुंचे। नहीं, उसमें जैसे बहुत कलाकार कहते भी रहे हैं, तो मैं उसमें अलग से कुछ नहीं जोड़ सकता। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जो आपकी लायकात है वो तो कुदरती आपको देती है, लेकिन ट्रेनिंग से सिर्फ उसमें पॉलिश होती है और थोड़ा सा ज्ञान आपका बढ़ता है। सो ये मैं जरूर कहूंगा कि बाद में जैसे मुझे सफलता मिलती गई, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कार्टून का इतिहास पढ़ना चाहिए। दूसरे इंटरनेशनल लेवल के कार्टूनिस्टों ने क्या क्या किया है, कार्टून का जन्म कहाँ से हुआ, ये कला आई कहाँ से, ये सारा समझना तो जरूरी है जी। तो मैं पढ़ता गया। निर्मिश जी, आप अपने आप को दूसरे कैरिकेचर आर्टिस्ट या कार्टूनिस्ट से कितना अलग पाते हैं? क्या अलग है आपकी कला में? नहीं, वो एक बहुत बड़ी टेंशन की बात थी कि मैंने पता नहीं बहुत छोटी उम्र में पढ़ा था मैंने कि कलाकार तो बहुत से होते हैं जी, लेकिन निजी शैली जो पैदा करना, अगर आर.के. लक्ष्मण का कार्टून है अगर, तो नीचे ऑटोग्राफ नहीं होंगे फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये आर.के. लक्ष्मण ने बनाया। तो एक अपनी शैली होती है, और ये शैली सिर्फ मतलब चित्रकला की बात मैं नहीं करता हूँ, चाहे संगीत हो, आप भीमसेन जोशी गाते होंगे तो आपको उनका सा अलग होता है, अपनी शैली का होता है। तो मैं बहुत टेंशन में रहता था कि हजारों लाखों मतलब कलाकार हैं, उसमें निर्मिश की शैली कैसे पैदा हो। तो इसके लिए बहुत स्ट्रगल भी हुई। और दूसरा ये कि दूसरे कलाकारों ने जो किया है वो सेम वही शैली की छाप अगर मेरे उसमें है तो कोई फायदा नहीं है। सो मैं बचता गया कि मेरी जैसे मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी पहली प्रदर्शनी जो है आर.के. लक्ष्मण ने इनोग्रेट की थी। और आर.के. लक्ष्मण ने इनोग्रेट की तभी मैं टेंशन में था कि जो प्रदर्शनी है उसमें मीडिया तो आएगा ही, जब आर.के. लक्ष्मण आ रहे हैं तो बड़ौदा की बात है। तो मैंने जो है कैरिकेचर्स लगाए थे और उसमें गुजराती साहित्यकारों के कैरिकेचर्स थे। मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि मेरी पहली प्रदर्शनी है जो आर.के. लक्ष्मण इनोग्रेट कर रहे हैं, और आर.के. लक्ष्मण ने कहा कि मेरी भी ये पहली प्रदर्शनी है कि मैं इनोग्रेट कर रहा हूं, मैं किसी भी कार्टूनिस्ट को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि मुझे किसी ने प्रमोट नहीं किया था।
तो तब से दिमाग में एक था कि आपको चाहे कितने भी अच्छे, आप चाहे अमिताभ बच्चन को प्यार करते हैं या आपको बहुत अच्छे लगते हैं या आपको मोहम्मद रफी अच्छे लगते हैं, लेकिन आप जब गाना गाते हैं या एक्टिंग करते हैं तो किसी की शैली आपके ऊपर हावी हो जाए तो आपके लिए नेगेटिव है वो। बिल्कुल सही। तो वो बरसों तक स्ट्रगल करने के बाद मेरी अपनी शैली जनरेट हुई है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है आपके बारे में कि आपकी बनाए चित्रों की जो प्रदर्शनियां लगती हैं वो शायद कोई थीम बेस्ड होती हैं, या मतलब वो कहीं उनमें कोई खासियत होती है, वो क्या? इसमें मैं खुद तो क्रेडिट लेना बिल्कुल नहीं चाहूंगा, कुदरत ने मुझे शायद उस राह पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन आशा भोसले का मैंने जब कैरिकेचर बनाया तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं उन तक पहुंच पाया। और बड़ौदा में जो है इंडियन एक्सप्रेस कुछ साल उनके कंप्लीट हो रहे थे, तो वो उसको एक सेलिब्रेशन जैसा था। तो उन्होंने पूरा पेज जो है, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि एक गोडाउन का मजदूर जो है वो आशा भोसले तक कैसे पहुंच गया, तो दोनों की स्टोरी मिला जुला कर उन्होंने पूरा पेज दे दिया था। तो इसलिए क्या हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में मेरी जगह हो गई। मैं जहां पे भी, उस जमाने में तो मोबाइल नहीं था, इवन ईमेल भी नहीं होते थे, तो उस जमाने में मैं पोस्टर से भेजता था, लेकिन ये पूरा पन्ना जाने से नो होने का सवाल ही नहीं, हर जगह से यस ही मिलती थी। तो मेरे लिए एक रास्ता खुला। लेकिन तब क्या हुआ कि दिल में, असल में तो ये एक भ्रम था कि मुझे तो फिल्म इंडस्ट्री में जाना था जी। लेकिन मैं बहुत शर्म मुझे आती थी कि ना मेरी कोई ट्रेनिंग थी और इतना गरीब, तो ऐसे तो हर किसी को अमिताभ बच्चन बनना है, हर किसी को राजेश खन्ना बनना है, कैसे हो सकता है? तो मैं कह नहीं पाता था। लेकिन मैं अपना शौक पूरा करता था कि फिल्म स्टार्स के बनाता गया, तो मुझे हाँ मिलती गई और मैं बनाता गया, तो श्रेणी बन गई। तो फिर मैंने एक एग्जीबिशन किया कि जिसमें फिल्म स्टार्स के सारे कैरिकेचर्स थे। तो तब मुझे लगा कि, और मैं अजराड़ा घराने का तबला सीखता था। सुधीर कुमार सक्सेना जी जो म्यूजिक कॉलेज के हेड थे बड़ौदा में, तो उन्होंने मुझे लायक समझा, तो मैं तबला बजाता था। तो नेचुरली मुझे जो है इतिहास तो पता था शास्त्रीय संगीत का, और मैं उनके भी कैरिकेचर्स बनाता गया। तो धीरे धीरे करके मुझे ऐसा समझ में आया कि देखिए आर.के. लक्ष्मण के भी कैरिकेचर्स के एग्जीबिशन होते हैं, तो मिला जुला ही होता है। लेकिन मुझे लगा कि मुझे निर्मिश अगर बनना है तो ये मेरी एक स्पेशलिटी होगी कि मुझे श्रेणियां करनी है। तो श्रेणियां करने में आपको तो जान के आनंद भी होगा कि मैंने तो विविध भारती के उद्घोषकों के कैरिकेचर्स की श्रेणी भी तो कर रहा हूं मैं। हो अच्छा, विविध भारती भी देश में एक ही है, जैसे एक ताजमहल वैसे एक विविध भारती और एक लता मंगेशकर, तो विविध भारती का स्थान देश में वही है। और नहीं सर, और मैं थोड़ा सा खुशनसीब भी था जी कि मैं अमीन सयानी साहब के इंटरव्यू कर पाया था। जी जी जी। तो कॉन्फिडेंस आया मुझे, और फिर लगा ये इतने बड़े कलाकार हैं, तो अब इनसे जुड़ करके पूरी श्रेणी करते हैं। तो साथ साथ में मैं ऐसा नहीं करता कि एक ही समय में एक श्रेणी करता हूँ, ऐसा नहीं है। एक साथ में सारे प्रोजेक्ट चलते हैं जी जी। और जिसका मौका लगा मैं रूबरू, मैं, आपने जैसे पूछा कि दूसरों से अलग कैसे, तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक सूर्य भानुगुप्त जी का शेर है कि जिनके अंदर चिराग जलते हैं जी, घर से बाहर वही निकलते हैं। वाह वाह वाह। तो घर से बाहर निकलना जरूरी था। तो बाकी कार्टूनिस्ट जो है वो अपनी कैबिन में बैठ के करते हैं, लेकिन मैं रेगुलर कार्टूनिस्ट था ही नहीं, मैं कॉलमिस्ट जरूर था। लेकिन मैं चाहता था, असल में तो मैंने पहले भी बताया आपको कि कार्टून तो एक बहाना था, लेकिन मुझे अगर जया बच्चन से मिलने का मौका मिलता है तो कैरिकेचर लेके जाओ ना उनके, फिर उनके हस्ताक्षर भी लेंगे, फिर मिनी इंटरव्यू भी करेंगे। जी जी। तो एक अखबार ने क्या किया कि कार्टूनिस्ट के कैमरा से करके एक कॉलम जो है मेरा चलाया। वेरी गुड। और उसमें ऐसा होता था अमरकांत जी कि उसमें कई बार जो कड़वे एक्सपीरियंस होते थे वो भी मैं लिखता था। मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने अपनी बातचीत में एक बार कहा कि आप बताएंगे कि कार्टून और कैरिकेचर में एक फर्क होता है, वो क्या फर्क होता है? हाँ, तो वो थोड़ा सा ही फर्क है। एक्चुअली क्या है कि कैरिकेचर भी कार्टून का ही प्रकार है जी, तो मेन तो कार्टून ही है जी। लेकिन कार्टून और कैरिकेचर दो तब अलग होते हैं कि आप लोगों ने तो आर.के. लक्ष्मण का पॉकेट कार्टून सीरीज में जो यू सेड इट चलता था जी, तो वो उसको कहते हैं पॉकेट कार्टून। तो उसको दिमाग में रख के पूरा समझ में आ जाएगा कि उसमें दो हिस्से होते हैं। एक होता है चित्रांकन, जिसमें चित्र का भाग होता है, और नीचे होता है विचार यानी कैप्शन जी। गागर में सागर भरने वाला काम है। जी जी। जैसे आपने एक चित्र बनाया
कि कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर आप कैप्शन में लिखते हैं कि देखिए क्रिकेट में कैसा स्ट्रोक लगा। लेकिन क्रिकेट बोलने की जरूरत क्या है? जब आपने क्रिकेट दिखा दिया है अंदर, तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, कम से कम शब्दों में, कविता की तरह ही होता है। तो ये दो हो गए भाग। लेकिन ये तो हो गए नॉर्मल कार्टून, जिसको फिर अगर ज्यादा फ्रेम्स में भी कार्टून कर सकते हैं, उनको गैग कार्टून कहते हैं। तो नई चित्रकथाएं जो आती है वो गैग कार्टून का प्रकार है। अब जो है कैरिकेचर की बात करते हैं, तो कैरिकेचर वो भी कार्टून ही है। पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि चाइना का कार्टून का इतिहास अलग है, फ्रांस का अलग है इंग्लैंड का अलग है। तो हर एक लोग अपनी अपनी स्टाइल से कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा था, हमारे यहाँ वैसा था, तो इसलिए ऑथेंटिक कुछ लगता नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा मैं मानता हूँ कि वो फ्रांस में पहली बार गुफाओं में देखा गया, तो जो सत्ता ज्यादा ताकतवर मनुष्य होते थे उस जमाने में, खेती का इन्वेंशन हो चुका था, खेती करते थे वो लोग, तो उसमें मुखिया होता था या जो भी उनका लीडर होता था, तो उसकी नेगेटिव साइड को दिखाने के लिए गुफाओं में जो है उन्होंने ऐसे कार्टून्स बनाए थे जिसमें चेहरा थोड़ा मुखिया जैसा लगे और उसकी नेगेटिव साइड हाईलाइट हो। तो कार्टून कला जो है ना, वहां से वो व्यंग्य की कला है। तो इसलिए इसमें नेगेटिव चीज तो आएगी, केंद्रित उस पर ही होगा। जी 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 जी। तो अब इसलिए मैं साथ साथ में ही कह देता हूँ कि जैसे कई हीरोइंस को मैं मिला, लेकिन उनको संतोष नहीं था, क्योंकि ज्यादातर जो हीरोइंस है वो सौंदर्य ढूंढती है। अब कार्टून कला में सौंदर्य कहाँ से आएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि ज्यादातर महिलाओं के कार्टून्स, इवन सेलिब्रिटी हो, नॉर्मली सेलिब्रिटी के ही कैरिकेचर्स बनाने चाहिए, क्योंकि तो ज्यादा लोग इसको समझ पाएंगे। नहीं तो मैं, मेरी सोसाइटी में कोई छगन भाई है, उनका भी कैरिकेचर बना सकता हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे एक ऐसे लिखना पड़ेगा कि छगन भाई ऐसे हैं, छगन भाई वैसे हैं, या छगन भाई कौन है? मैं अमिताभ बच्चन का बनाऊंगा तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ज्यादातर सेलिब्रिटीज के कैरिकेचर्स बनते हैं, लेकिन कैरिकेचर्स में जहां तक हो सके कैप्शन नहीं होता जी, शब्दों का प्रयोग नहीं होता, उसमें सिर्फ बॉडी लैंग्वेज आती है। और इसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। एक तो इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट है वो चेहरा है, इसके बाद उनका बॉडी का स्ट्रक्चर, इसके बाद उनकी आदतें। अब आप जो है बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ साथ अगर उनकी आदत को भी मर्ज करके कुछ बना लेते हैं और व्यंग्य अगर उसमें से निष्पन्न होता है तो बेस्ट कैरिकेचर माना जाता है। जी जी। तो इसमें बस इतना सा फर्क है कार्टून और कैरिकेचर। निर्मित जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे कैरिकेचर और कार्टून का फर्क भी समझ में आया। और आज ये हमारा सौभाग्य रहा कि देश के इतने बड़े कलाकारों, खास तौर पर जैसे बातों में आपने बताया कि आप तबला भी बजा लेते हैं, आप अलग अलग विधाओं में पारंगत हैं। फिर भी मुझे लगता है कि जब कैरिकेचर्स पे हमने कंसंट्रेट किया है, तो मैं इतना बता दूं कि नौशाद साहब के जमाने से लेकर के नाना पाटेकर, हेमा मालिनी, अटल बिहारी वाजपेयी, शंकर एहसान रॉय, खुशवंत सिंह, प्रणव मुखर्जी, रमेश तलवार, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, ऐसे मनोज बाजपेयी, पल्लवी जोशी, जितने याद आ रहे इतने मैं बता रहा हूँ। इनको रूबरू मिल करके मैंने कैरिकेचर्स पे ऑटोग्राफ लिए हैं। बहुत ही ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि हम एक ऐसे कलाकार से बात कर पा रहे हैं। और विविध भारती के तमाम सुनने वालों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में से इतना समय निकाल कर विविध भारती को और उसके श्रोताओं को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी, आभार आपका भी कि आपने मुझे लायक समझा। और ये कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, विविध भारती बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। मैं तो बच्चा था तब से मेरी आदत का नाम ही विविध भारती है जी। तो मैं गौरव महसूस करता हूँ। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुविख्यात कैरिकेचर आर्टिस्ट निर्मिश ठाकर से अमरकांत दुबे की दिलचस्प बातचीत। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। इस कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।